हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम वर्ण विचार से संबंधित प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चनों का संग्रह है, उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है कि ओ किस प्रकार का स्वर है। ठीक है, कि ओ जो है वो किस प्रकार का स्वर है। ऑप्शन नंबर ए है देसी, ऑप्शन नंबर बी विदेशी, सी है संयुक्त, ऑप्शन डी है हर्ष। तो किस प्रकार का स्वर है। तो ओ जो हमारा है वो एक विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से ग्रहण किए जाते हैं वो विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, और देसी शब्द उसे कहते हैं जो हमारी खुद की भाषा के होते हैं, उनको हम देसी शब्द कहते हैं। और संयुक्त शब्द किसे कहते हैं, जो दो वर्णों से मिलकर जो स्वर बनता है, फिर शब्द बनता है, उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। और हर्ष स्वर किसे कहते हैं, हर्ष उस स्वर को कहते हैं जिसको बोलने में हमारा प्राण जो है ज़्यादा लगता है, या फिर ज़्यादा वायु ग्रहण करता है जो स्वर, उसी को हम हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ओ किस प्रकार का स्वर है, ओ हमारा विदेशी स्वर है। किस प्रकार का है, विदेशी स्वर है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि चंद्र बिंदु का चिन्ह क्या है। तो चंद्र बिंदु का चिन्ह क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का चिन्ह जो है वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखो, ऑप्शन चंद्र बिंदु का चिन्ह क्या होता है, इसको कहते हैं हम चंद्र बिंदु। ठीक है, इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। ये जो चिन्ह होता है इसको हम अनुनासिक कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जो दो डॉट वाला चिन्ह होता है इसको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और जो डी में जो ये रे वाला चिन्ह है इसको हम रे बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि पंख में कौन सा अयोगवाह है। पंख में कौन सा अयोगवाह है। ऑप्शन नंबर ए है अनुस्वार, ऑप्शन नंबर बी विसर्ग, ऑप्शन नंबर सी है चंद्र बिंदु, या फिर ऑप्शन नंबर डी नुक्ता। तो किस प्रकार का अयोगवाह है। तो पंख में जो है कि हमारा अनुस्वार है। कौन सा है बच्चों, अनुस्वार। तो अनुस्वार किसे कहते हैं, देखो अनुस्वार का चिन्ह होता है जब हम किसी स्वर के ऊपर या फिर किसी व्यंजन के ऊपर लगाते हैं चंद्र बिंदु, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग किसे कहते हैं, जब हम किसी स्वर या व्यंजन के साइड में दो बिंदु लगाते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। और चंद्र बिंदु किसके कहते हैं, चंद्र बिंदु जब किसी वर्ण या स्वर के ऊपर जो चंद्रमा के आकार का बनाकर उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं उसको चंद्र बिंदु कहते हैं। और नुक्ता शब्द किसे कहते हैं, नुक्ता उसको कहते हैं जब किसी स्वर या व्यंजन के पद में या फिर पैर में कुछ छोटा सा डॉट लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं, उसको हम नुक्ता कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नुक्ता किन वर्णों में लगता है। नुक्ता किन वर्णों में लगता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो बताइए नुक्ता किन वर्णों में लगता है। जैसे मैंने पहले बताया है कि जब किसी स्वर या व्यंजन के पैर में या फिर जब छोटा सा डॉट लगा देते हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ कि कैक में कैक के ऊपर छोटा सा डॉट लगा दिया पैर में या फिर नीचे, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम नुक्ता कहेंगे। क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। तो इन सभी में किस ऑप्शन में नुक्ता लगा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में नुक्ता लगा है। कै, खे और गे में क्या लगा है बच्चों, नुक्ता लगा है। आगे क्वेश्चन नंबर 57 है कि फै किस भाषा का प्रभाव है। फै जो है किस भाषा का प्रभाव है। तो फै किस भाषा का प्रभाव है, संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, बी है अरबी फारसी, सी अंग्रेजी और डी है तमिल। तो फै में जो है कि हमारा अरबी फारसी का भाषा का प्रभाव है। किस भाषा का प्रभाव है, अरबी और फारसी का प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि क्वेश्चन नंबर 58 की जय किस भाषा का प्रभाव है। जय में, तो जय में किस भाषा का प्रभाव है। ऑप्शन वही है ए, बी, सी, डी। किस भाषा का प्रभाव है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा बी। तो जय में जो है कि अरबी और फारसी भाषा का प्रभाव है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 59 की में कौन सी मात्रा है। तो की में कौन सी मात्रा है, ए, बी, सी या फिर डी। तो की में जो हमारी कौन सी मात्रा है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, इसमें छोटी ई की मात्रा है। बी में कौन सी मात्रा है, बी की है बड़ी ई की मात्रा,
सी में आई की मात्रा है और डी में जो है कि ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि की में कौन सी मात्रा है, की में कौन सी मात्रा है, छोटी ई या फिर ए। ऑप्शन ए में है बड़ी छोटी ई, बी में है बड़ी ई, सी में है आई, डी में है ओ। तो कौन सी मात्रा है की में? तो की में हमारी कौन सी मात्रा है बच्चों? बी। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि वर्ण विचार का दूसरा नाम क्या है? वर्ण विचार का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए शब्द विचार, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि विज्ञान, सी है वाक्य विचार। ठीक है, तो कौन सा है इसमें? तो वर्ण विचार का दूसरा नाम क्या है हमारा? वर्ण विचार का दूसरा नाम है हमारा ध्वनि विज्ञान। अब ध्वनि विज्ञान कैसे है? तो जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से जो ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार हमने इसका दूसरा नाम ध्वनि विज्ञान रखा है। ठीक है, शब्द विचार नहीं है इसमें, क्योंकि शब्द वर्णों के मेल से बनता है शब्द। ठीक है, वर्णों के मेल से बनता है शब्द। और वाक्य विचार क्या होता है कि जब शब्दों का समूह हो, शब्दों के समूह से बनता है पूरा वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि ध्वनि विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखो, जब भी हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं, जो हमारी ध्वनि निकलती है, ध्वनि को क्या कहते हैं? फोनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोनेटिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें, ऑप्शन नंबर ए है ग्रामर। तो क्या हम ध्वनि विज्ञान को ग्रामर कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी है फोनेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी है सिंटैक्स, डी है सेमेंटिक। तो इसमें ध्वनि विज्ञान को क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान को हम क्या कहते हैं? फोनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, फोनेटिक्स का मतलब होता है जब किसी वर्ण को बोलते समय जो हमारी आवाज़ निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फोनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं या फिर अनुच्छेद कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और शब्द किसे कहते हैं? जब हम वर्णों का समूह जो होता है, जब वर्णों को एक से अधिक वर्णों को जो जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा शब्द बनता है। ठीक है, और वाक्य किसे कहते हैं? जब एक से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं, तो वो हमारा वाक्य बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अ से अह तक क्या कहलाए जाते हैं? इसको हम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए है व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी है स्वर, सी है संयुक्ताक्षर या फिर डी है अयोगवाह। तो क्या कहा जाता है? तो ऐ से लेकर अह तक हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सभी को हम स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्वर कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन हम क से लेकर ग से ज्ञानी तक के जो व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जब दो वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है उसको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? हमारी हिंदी वर्णमाला में दो अयोगवाह है, अंग और आह, तो उन्हीं को हम अयोगवाह कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 65 है कि क से लेकर है तक क्या कहलाए जाते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या फिर संयुक्ताक्षर। तो बताइए क्या कहलाए जाते हैं? तो क से लेकर है तक क्या कहलाए जाते हैं बच्चों? व्यंजन कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? व्यंजन कहलाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्लुत स्वर का उदाहरण कौन सा है? प्लुत स्वर का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, प्लुत स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओम, कमल, नदी या फिर घर। तो बताइए दोस्तों बच्चों कि प्लुत स्वर का उदाहरण कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी। तो इसमें ऑप्शन है ओम। क्या है बच्चों? ओम। तो कमल क्या है? कमल क्या प्लुत स्वर है? नदी, ये भी कोई नदी पूरा शब्द है, घर पूरा शब्द है। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर जो है कि 3 प्रकार के हैं। कौन से हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला है हर स्वर। ठीक है, हर स्वर में कौन से आते हैं? हर स्वर में हमारे ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये क्या है? हमारे हर स्वर है। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, दूसरे कौन सा है? हमारे दीर्घ स्वर आते हैं। जो कौन से हैं दीर्घ स्वर? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
ए, आए, ओ और औ। तो ये क्या है, हमारे दीर्घ स्वर है। ठीक है। और जो तीसरा आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है कि जैसे कि ओम, ओणम, तो ये क्या है, हमारे प्लुत स्वर होते हैं। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि द्वित्व व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। द्वित्व व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। द्वित्व का मतलब होता है कि जहाँ एक साथ दो व्यंजन एक साथ आए हों। ठीक है। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि जिस स्थान पर दो व्यंजन एक साथ आए हों। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बच्चा में क्या है कि आधा च फिर पूरा च, इसमें क्या है कि द्वित्व व्यंजन आया हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रय और रय की स्थिति क्या होती है। क्रय और रय की स्थिति, क्रय में जो, जैसे क्रय में रय की स्थिति क्या है, जैसे कि मैंने बोला है कै। ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है कै, ये क्या है, एक व्यंजन है। अगर व्यंजन में हमें रय में ही जो रय जोड़ना हो, जैसे कि मैं रय यहाँ लिख दूँगी, इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम पदैन। क्या बोलते हैं, पदैन। कह के जब पैर में लगाते हैं रय, उसको हम पदैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पदैन बोलते हैं। ठीक है। और अगर इसी रय को मैं ऊपर की तरफ लगाती हूँ इस प्रकार से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रैफ। क्या बोलते हैं, रैफ बोलते हैं। ठीक है, रैफ बोलते हैं। और अगर मैं कै प्लस में रय करती हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पृथक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथक, क्योंकि रय जो है कैसे अलग है, पृथक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि क्रय में रय की स्थिति क्या है। अभी मैंने बताया था रैफ है, पदैन है, संयुक्त है या फिर पृथक है। तो क्रय में जो रय की स्थिति क्या है, इसमें रैफ कौन सी स्थिति आएगी, इसमें है बच्चों रैफ। रैफ का मतलब होता है कि जब किसी वर्ण या फिर स्वर के ऊपर जब रैफ लगाया जाता है, वो रैफ कहलाता है। अगर इसको हम यहाँ पर लगाते तो ये पदैन होता। क्या होता, पदैन होता। अगर इसको हम अलग करके लिखते हैं तो ये पृथक हो जाता है। ठीक है। और अगर इसी को हम कै से, जैसे कि कै प्लस में रे, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा संयुक्त हो गया। संयुक्त हो गया यानी कि जुड़ चुका है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि चच में कौन सा नियम है। तो कौन सा नियम है इसमें, द्वित्व नियम है, संयुक्त नियम है, विसर्ग या फिर अनुस्वार। तो कौन सा नियम है बच्चों, इसमें आएगा हमारा द्वित्व नियम है। द्वित्व नियम कैसे है कि यहाँ पर डबल है, क्योंकि 2 बार है। च का उच्चारण कितनी बार है, 2 बार है। इसी प्रकार इसको हमने द्वित्व नियम कहा है। और संयुक्त नियम किसे कहते हैं, जब दो से अधिक वर्णों को जोड़ते हैं तो वो संयुक्त नियम होता है। विसर्ग किसे कहते हैं, जब विसर्ग कहते हैं किसी स्वर या व्यंजन के जब साइड में 2 डॉट लगाए जाते हैं, उन्हीं को हम विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं, जो किसी स्वर या व्यंजन के जो ऊपर जो डॉट लगाया जाता है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, बताइए बच्चों। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर के होते हैं 4 भेद। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा स्वर, एक होता है हमारा हर्ष स्वर। कौन सा होता है, हर्ष स्वर। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर। और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। कौन सा है बच्चों, प्लुत स्वर। और चौथा कौन सा आ जाता है, चौथा है इसमें से कौन सा निकलता है हमारा, अयोगवाह। कौन से निकलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं जिनको। तो इस प्रकार से स्वरों को कितने भेद किए गए हैं, स्वरों के 4 भेद किए गए हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, बताओ बच्चों। मात्रा के आधार पर कितने भेद होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 73 है कि आ कैसा स्वर है। आ कैसा स्वर है हमारा, हर्ष, दीर्घ, प्लुत या फिर संयुक्त। तो कौन सा स्वर है हमारा, आ जो है हमारा दीर्घ स्वर है। कैसा स्वर है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिस ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारी प्राणवायु ज़्यादा लगती है या फिर मुख से हवा तेज निकलती है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और हर्ष स्वर किसे कहते हैं, हर्ष स्वर में कम वायु लगती है, उसको हम हर्ष स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि ई जो है हमारा कैसा स्वर है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो ई हमारा कैसा स्वर है, ई जो हमारा हर्ष स्वर है। कैसा स्वर है, हर्ष स्वर है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि बड़ी ई कैसा स्वर है। ए, बी, सी, डी। तो बड़ी ई जो हमारा दीर्घ स्वर है। कैसा स्वर है, दीर्घ स्वर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि कंठ प्लस तालु से कौन से स्वर बनते हैं। कंठ प्लस तालु से कौन से स्वर बनते हैं। तो ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करते समय कंठ और तालु दोनों से स्वर निकलता है, तो वो ऐसे कौन से स्वर है, वो है हमारा ए और अ हैं। कौन से हैं, ए और अ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कंठ और ओष्ठ से कौन से स्वर बनते हैं। कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से कौन से स्वर बनते हैं। तो कंठ और ओष्ठ से हमारे ओ और औ ये बनते हैं हमारे कंठ और स्वर ओष्ठ से। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है। दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा है बच्चों, तो दंतोष्ठ वर्ण हमारा है वह क्या है हमारा दंतोष्ठ वर्ण है। मैं क्या है, मैं हमारा ओष्ठ वर्ण है। फै हमारा ओष्ठ वर्ण है और पै हमारा ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 79 कि मूर्धन्य व्यंजय कौन से होते हैं। मूर्धन्य व्यंजय कौन सा है, इसमें ट वर्ग है, त वर्ग है, च वर्ग है या फिर क वर्ग है। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है हमारा, व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कौन सा हमारा, मूर्धन्य व्यंजन हमारा है यहाँ पर ट वर्ग है। कौन सा है बच्चों, ट वर्ग है। और त वर्ग कौन सा हमारा, त वर्ग हमारा दंत व्यंजन है। और च वर्ग हमारा तालु व्यंजन है। और क वर्ग हमारा कंठ व्यंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है दंत व्यंजन कौन से हैं। ट वर्ग, त वर्ग, च वर्ग या फिर क वर्ग। तो दंत व्यंजन कौन से हैं हमारे, दंत व्यंजन हमारे क वर्ग है। च वर्ग कौन सा है बच्चों, त वर्ग है हमारा दंत व्यंजन। यहाँ पर च वर्ग कौन सा हमारा तालु है, क वर्ग कंठ है और ट वर्ग जो है हमारा मूर्धन्य है, जैसे कि अभी हमने कुछ ही मिनट पहले बताया है। तो आगे बढ़ते हैं कि हिंदी में कुल अयोगवाह कितने होते हैं। हिंदी में कुल अयोगवाह कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी 3, सी है 4, डी है 5। तो कितने हैं, तो हिंदी में कुल अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अंग, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा आहा। तो ये हमारे 2 अयोगवाह होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक में मुख्य अंतर क्या होता है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में मुख्य अंतर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या मुख्य अंतर होता है, तो यहाँ पर मुख्य अंतर होता है ऑप्शन नंबर डी। अनुस्वार जो होता है वो स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। और अनुनासिक कैसे होते हैं, परतंत्र होते हैं, फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अनुनासिक। ठीक है, अनुस्वार तो हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार कितने हैं, अनुस्वार कितने हैं हमारा, एक अनुस्वार है जिसको हम चंद्र बिंदी की तरह लगाते हैं, ये कि हमारा अनुस्वार है। और अनुनासिक की संख्या कितनी है, अनुनासिक हमारे कितने हैं, 5 है हमारे अनुनासिक। कितने हैं अनुनासिक, तो 5 जो वर्ग हैं, 5 जो वर्ग का जो लास्ट वर्ण है, तो 5 वर्ग के जो लास्ट वर्ण हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 83 है कि ऑफिस में कौन सा वर्ण विदेशी है। तो ऑफिस में कौन सा वर्ण विदेशी है, बताइए, आप बताइए कौन सा वर्ण विदेशी है। इसमें जैसे कि ओ, तो इसमें ओ है। ऑप्शन नंबर ए, बी है फ, सी है से या फिर डी है ई। तो इसमें कौन सा वर्ण विदेशी है, तो ऑफिस में जो है हमारा विदेशी वर्ण कौन सा है, हमारा ओ है। कौन सा है, ओ। तो विदेशी वर्ण किसे कहते हैं, विदेशी वर्ण उसे कहते हैं जब हम किसी वर्ण को या फिर किसी शब्द को किसी अन्य भाषा से ले लेते हैं या फिर ग्रहण कर लेते हैं, उसी को ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि कंप्यूटर में मानक हिंदी वर्णमाला कौन सी है। तो कंप्यूटर में मानक हिंदी वर्णमाला कौन सी है? ISCII या फिर ASCII या फिर यूनिकोड है या फिर ABC है। तो चलिए बताइए बच्चों, ABCD तो कौन सी है? तो कंप्यूटर में कौन सी भाषा है? तो इसमें है बच्चों ऑप्शन नंबर C, यूनिकोड है। कौन सी है? यूनिकोड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि देवनागरी में कुल कितनी मात्राएं हैं। तो देवनागरी में कुल कितनी मात्राएं हैं? तो हमारे देवनागरी में कुल 12 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 12 मात्राएं हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्वर प्लस व्यंजन प्लस स्वर के मेल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब स्वर और जो व्यंजन को मिला लेते हैं तो उनको मेल को हम क्या कहते हैं? तो उनको मेल को हम क्या कहते हैं बच्चों? A, B, C या फिर D क्या कहते हैं? जब स्वर और व्यंजन के जब मेल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक अक्षर। क्या मिलता है? अक्षर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? हमें अक्षर मिलता है। ठीक, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 87 है, स्वागत में कुल कितने वर्ण हैं? स्वागत में कुल कितने वर्ण हैं? बताइए बच्चों, स्वागत में कुल कितने वर्ण हैं? A, B, C या फिर D कितने वर्ण हैं बच्चों? स्वागत में कितने वर्ण हैं? स्वागत में हमारे 5 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? स्वागत हमारे 5 वर्ण हैं। 5 वर्ण कौन से हैं? 5 वर्ण देखो, पहले आदि है स्व, प्लस में व, प्लस में आ, प्लस में ग, प्लस में त। तो ये कितने वर्ण हुए दोस्तों? 1, 2, 3, 4 और 5। तो स्वागत में कितने वर्ण हैं? इसमें 5 वर्ण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि विद्यालय में कुल कितने वर्ण हैं? तो विद्यालय में कुल कितने वर्ण हैं? बताओ बच्चों, विद्यालय में कुल कितने वर्ण हैं? तो विद्यालय में कुल कितने वर्ण हैं? A, B, C या फिर D। तो विद्यालय में भी हमारे कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। 5 वर्ण हैं। कौन से हैं वो? पहला है तो हमारा व, ठीक है, व, प्लस में ध, प्लस में ये, फिर है आ, ले और ये। इसमें 5 वर्ण नहीं है, इसमें है को टोटल 7 वर्ण हैं। तो शुरू से देखते हैं, जैसे कि इसमें विद्यालय में कुल कितने वर्ण हैं? इसमें कुल कितने वर्ण हैं? देखो, पहले हमारा है व, प्लस में व में ई है तो ई आएगी हमारी ई, फिर उसके बाद है ध के बाद है प्लस में ये प्लस में आ प्लस में ले और फिर है हमारे पास ये। तो कुल कितने वर्ण हैं इसमें? तो कुल कितने वर्ण हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने वर्ण हैं विद्यालय में? विद्यालय में है कुल 7 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं बच्चों? कुल 7 वर्ण हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि ज्ञान में संयुक्ताक्षर कौन सा है? तो ज्ञान में संयुक्ताक्षर कौन सा है? संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? संयुक्ताक्षर उसे कहते हैं जो 2 अक्षरों या फिर 2 वर्णों से मिलकर बनता है, उसी को ही हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा संयुक्ताक्षर है? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। तो संयुक्ताक्षर कौन सा है यहाँ हमारा? तो यहाँ हमारा संयुक्ताक्षर है ऑप्शन नंबर C। तो ग है हमारा। क्या है बच्चों? संयुक्ताक्षर हमारा ग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सूर्य में र की स्थिति क्या है? सूर्य में जो है र की स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर A है रैफ, B है पदेन, C है संयुक्त या फिर D है पृथक। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको इसी क्लास के अंदर 2 बार बता चुकी हूँ। तो ये आपको बताना है कि सूर्य में र की स्थिति क्या है। तो सूर्य में र की स्थिति है बच्चों रैफ है। क्या है बच्चों? र है, क्योंकि र जो है हमारा ये के ऊपर लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? र के ऊपर लगा हुआ है हमारा ये र। तो आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 91 है कि वर्ण विचार पढ़ने से क्या लाभ होता है? जब हम वर्णों का विचार करते हैं, वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या लाभ होता है?
क्यों पढ़ते हैं वर्णों के बारे में? हमारा लेखन शुद्ध होता है, उच्चारण शुद्ध होता है, या फिर दोनों ही काम होते हैं, या फिर कोई नहीं होता? तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, A, B, C, D? तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? इसमें हमें दोनों ही काम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हमारा लेखन भी सुधार होता है जब वर्णों का लेखन के द्वारा अभ्यास करते हैं तो हमारा लेखन शुद्ध होता है, और जब उन्हीं वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय हमारा उच्चारण शुद्ध होता है। तो इसी प्रकार वर्ण विचार पढ़ते समय हमें दोनों ही लाभ होते हैं, लेखन का भी और उच्चारण का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षत्रिय में कितने संयुक्ताक्षर हैं? क्षत्रिय में कितने संयुक्ताक्षर हैं? A1, B2, C3, D4। तो कितने संयुक्ताक्षर हैं? तो क्षत्रिय में हमारे कितने संयुक्ताक्षर हैं? क्षत्रिय में हमारे 2 संयुक्ताक्षर हैं। 2 संयुक्ताक्षर कौन से हैं? एक तो है हमारा 6 से क्षत्रिय वाला 6, और एक है हमारा 3 से त्रिशूल वाला 3। तो ये 2 हमारे क्या हैं? संयुक्ताक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि ट्रेन में कौन सा संयुक्ताक्षर है? ट्रेन में कौन सा संयुक्ताक्षर है? ट्रेन में कौन सा संयुक्ताक्षर है? बताओ बच्चों, A, B, C, D या कौन सा है? तो ट्रेन में हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इसमें टे और रे है। टे और रे कौन सा संयुक्ताक्षर है? टे और रे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि द्र में किन वर्णों से बना है? द्र किन वर्णों से बना है? A, B, C या फिर D? तो आप देखिए, द और रे किससे बना है? द और रे से बना है हमारा द्र। किससे बना है? द और रे से बना है। आगे है कि है जो है किन वर्णों से मिला है? हर। है में रे है, हर है वो। हर किन वर्णों से बना है? A, B, C, D। तो किन वर्णों से बना है? ये है प्लस में रे से बना है हमारा हर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 हम कर चुके हैं। हाँ, 96 है कि क्वेश्चन नंबर 96 प्र किन वर्णों से बना है? प्र किन वर्णों से बना है? ऑप्शन नंबर ए है प और रे, बी है फ और रे, सी बे प्लस रे, और डी है भ और रे। तो किन वर्णों से बना है? प्र जो है प और रे के मेल से हमें मिलता है प्र। किससे मिलता है? प और रे के मेल से हमें प्र मिलता है। आगे है भ्र किन वर्णों से मिलता है बना है? A, B, C, D। किन वर्णों से मिला है? भ और रे से हमें क्या बना है? भ्र में बनता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि स्व किन वर्णों से बना है? स्व किन वर्णों से बना है? बताओ बच्चों, स्व जो है वो किन वर्णों से बना है? A, B, C या फिर D? स्व किन वर्णों से बना है? तो स्व बना है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर स्व जो है बना है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। किससे बना है? ऑप्शन नंबर ए है। ये आधा स्व आता है, इसमें हलंत लगेगा यहाँ पर। आधा स्व, आधा से और प्लस में व को जोड़ के या फिर में के मेल से हमें क्या बनता है? स्व बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि हिंदी वर्णमाला में किस लिपि में लिखी जाती है? कि हिंदी वर्णमाला जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है रोमन, ऑप्शन नंबर ए है रोमन, बी है देवनागरी, सी है गुरुमुखी, डी है बंगाली। तो हिंदी वर्णमाला हमारी किस देवनागरी में लिखी जाती है? तो हमारी वर्णमाला जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? देवनागरी लिपि की मुख्य पहचान है कि देवनागरी लिपि के अंदर हम जिन वर्णों का जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही हम उसको लिखते भी हैं। जैसा उच्चारण होता है उसी प्रकार उसका लिखावट होती है। इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, वर्ण विचार के अंतर्गत क्या नहीं आता? जब पूरा वर्ण विचार पढ़ते हैं आ से लेकर ग से ज्ञानी तक, ठीक है, आ से लेकर ग से ज्ञानी तक पूरा वर्ण विचार पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम? क्या क्या पढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्वर, बी है व्यंजन, सी समास, डी है अयोगवाह। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है? तो हम देखते हैं, हम स्वर भी पढ़ते हैं, व्यंजन भी पढ़ते हैं और अयोगवाह भी पढ़ते हैं। तो हम क्या नहीं पढ़ते हैं? हम यहाँ पर समास नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्वर पढ़ते हैं। स्वर कौन से होते हैं? स्वर जो हमारे ए से लेकर आह तक होते हैं वो होते हैं हमारे स्वर होते हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं?
व्यंजन हमारे का से लेकर ग से ज्ञानी तक जो व्यंजन पढ़ते हैं हमारे व्यंजन होते हैं। और अयोगवाह हमारी वर्णमाला में 2 अयोगवाह हैं, अंग और आह। ठीक है, तो ये अयोगवाह हैं। और समासों का अलग रूप होता है, अलग कार्य होता है, तो वर्ण विचार के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास के अंदर। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उससे क्या होता है कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट में भी ज़रूर बताया करो कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और अगली क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हो। और आपकी जो भी कोई क्वेरी है, जो भी कोई डाउट है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।